बॉर्डर 2 की टीम ने करवल जो नेवल बेस है उसके पास आईएनएस विक्रांत के ठीक सामने अपनी एल्बम को लॉन्च किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार, ये सवाल उठ रहे हैं कि यार सेना के साथ कोलैबोरेशन की जरूरत क्या थी, सेना को इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी, उधर बीएसएफ पे गाना लॉन्च होता है, इधर नेवल बेस पे बात होती है। लेकिन भैया एक चीज ध्यान रखिए, इस पूरे प्रमोशन के दौरान जो एक नाम 100 बार सामने आया और 1000 बार चर्चा हुई और पता नहीं कितनी बार ट्वीट किया गया, वो है आईएनएस विक्रांत। यार, आईएनएस विक्रांत का जो रोल है 1971 वॉर में, वो बड़ा जबरदस्त रहा है। इंडियन नेवी का रोल बहुत जबरदस्त रहा है। तो जब एक फिल्म नेवल बेस पर उसके एल्बम लॉन्च होती है, सैनिकों को सैल्यूट किया जाता है, तो एक अलग ही मैसेज जाता है। एक एक सेना के प्रति, हमारी नौसेना के प्रति एक उत्सुकता क्रिएट होती कि भाई नौसेना का रोल क्या था उस वॉर के अंदर और आईएनएस विक्रांत का क्या रोल था। आप में से बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होगी क्या ये 1971 वाला विक्रांत है या अलग है। चलिए इस पे अभी आएंगे। लेकिन आप आज का जो एपिसोड है स्पेसिफिकली जनगणमन रिएक्ट्स पर, वो है नौसेना के रोल पर 1971 वॉर के अंदर। आर्मी का रोल आपने बहुत देखा है, एयरफोर्स का रोल पिछली बॉर्डर फिल्म हुई थी, हमने देखा है फ्लाई होती है तो मतलब हम डोमिनेट कर जाते हैं, है ना, वो हमने सबने देखा है। लेकिन नेवल जो नौसेना है उसका क्या रोल था, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले भैया 3 दिसंबर से 16 दिसंबर ये वो तारीख है जब ये युद्ध चला था, और चला कैसे था उसके ऊपर भी आ जाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने, जो उस समय एक ही था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार शुरू करे, क्योंकि वहां से पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, लगातार उठ रही थी। तो उसको दबाने के लिए सेना लगाई गई, सेना ने अत्याचार शुरू करे, और तब मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया। और उस ऑपरेशन की तारीख जो थी वो 3 तारीख थी। 3 तारीख से ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, ताकि बांग्लादेश को, जो आज बांग्लादेश है, उसको पाकिस्तान के अत्याचारों से आजाद कराया जा सके। लेकिन इसमें रोल क्या था? भारत एक यूनिट, पाकिस्तान पूर्वी भी और पश्चिमी भी, दोनों हिस्सों पे वो कब्जा करके बैठा था। लेकिन हमारा बेनिफिट ये था कि भाई हमें अपनी सप्लाई चेन के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान को थी। पाकिस्तान को अगर सप्लाई पहुंचानी है, पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक पहुंचाने हैं, हथियार पहुंचाने हैं, तो उसको या तो एयर रूट से आना पड़ेगा या नेवी रूट से आना पड़ेगा, समुद्र के सहारे आना पड़ेगा, और बड़ा लंबा चक्कर लगा के आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास दोनों ही प्लान थे। तो एक तो बहुत बड़ी सेना वहां पे पहले से तैनात कर रखी थी, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली इंडियन आउट नंबर्स थे। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब युद्ध शुरू हुआ, तो आर्मी ने जो एक्शन लेना था वो तो लेना ही था, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए नेवी को बहुत जरूरत थी। और तब नेवी ने दोनों मोर्चों पर, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों मोर्चों पे नाकेबंदी शुरू कर दी, समुद्री नाकेबंदी। और यहां नौसेना का रोल शुरू हो जाता है। मतलब आसमान को हम डोमिनेट कर रहे हैं अपने जहाजों से, लेकिन जो समुद्र का रास्ता आप जानते हैं बहुत बड़ा रास्ता है, इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, दोनों को कवर करना वो आसान काम नहीं था। तो हमारी नेवी ने वहां पर ये पूरी बैरिकेडिंग शुरू कर दी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास एयरपोर्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत, सबसे बड़ा एयरपोर्ट कैरियर उस समय, एयरक्राफ्ट कैरियर। और एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा चाक चौबंद था वहां पर, उसको हमने लगाया था बांग्लादेश के पास में। तो उसको डुबाने की जिम्मेदारी आईएनएस गाजी, जो उनका पनडुब्बी थी, उसको दी गई, सबमरीन को दी गई। और पाकिस्तान के पास सबमरीन्स थी जिनके पास ताकत थी भारतीय जो विध्वंसक जहाज हैं, पोत हैं, लड़ाकू जहाज हैं, समुद्री पोत, उनको डुबोने की उसके पास इतनी पावर थी, और उसने ऐसा करा भी। लेकिन आईएनएस विक्रांत हमारा मतलब सबसे बड़ी वो चीज थी जो युद्ध का नक्शा बदल सकता था, डोमिनेट कर सकता था पूरे सी को। तो वो ईस्टर्न बॉर्डर पर था, और पाकिस्तान ने उसके लिए आईएनएस गाजी को भेजा भी था। उस पर क्या हुआ उस पर भी आते हैं, उसकी कहानी कुछ कुछ तो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है जी। अब वहां से वो मदद पहुंचाने से पहले या अपना रास्ता साफ करने से पहले आईएनएस विक्रांत को साफ करना चाहते थे, लेकिन आईएनएस राजपूत ने, जो हमारा जहाज था, उसने गाजी को पहचान लिया। और हम, आपने गाजी फिल्म देखी होगी, गाजी अटैक, उसके अंदर लगभग वो कहानी सामने आती है। उसमें नौसेना की इस काबिलियत की कहानी और जज्बे की कहानी है कि किन मुश्किल हालात के अंदर हमारी सेना ने उनकी सबमरीन्स को तबाह कर दिया, वरना युद्ध का नक्शा पलट जाता। तो ये एक पार्ट हो गया। तो उसके बाद में इधर हम ईस्टर्न बॉर्डर पर हमने पूरी तरह से डोमिनेट किया पाकिस्तान को। उस समय जो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, उसके पास जहाज थे,
उसके पास फाइटर प्लेन वगैरह भी थे। वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई कमी थी, लेकिन हमने लगातार, चाहे चटगांव हो, चाहे कॉक्स बाज़ार हो, ये जो पोर्ट्स थे, हमने लगातार वहाँ पर हमारे जो जहाज़ हैं उन्होंने गोलीबारी की। और हमारी नौसेना ने सिर्फ गोलीबारी नहीं की, सिर्फ समुद्र को डोमिनेट नहीं किया, बल्कि उतर कर, मतलब ज़मीन पर आकर भी वॉर किया पाकिस्तान की फोर्सेस को, उनको घुटने पे लाने के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि आईएनएस विक्रांत को और हमारी जो इस पावर को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने उधर से पोत भेज दिए थे, अपने जहाज़ भेज दिए थे। और जहाज़ भेजने के बाद में अब हमें बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अमेरिकी शायद पावर के सामने हम उतना टिक नहीं पाते उस समय में। तो उधर से लेकिन रशिया ने अपनी सबमरीन्स उसके लिए भेजी, रशिया ने अपने जहाज़ उसके लिए भेजे, और तब अमेरिका को अपने कदम रोकने पड़े थे। और इसीलिए आज भी हम रशिया को ज़्यादा अच्छा दोस्त मानते हैं बजाय अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका का पासा पलटता रहा है। वो कभी पाकिस्तान के साथ हो जाता है, कभी उसकी जहां उसका हित होता है वहां जाता है, लेकिन रूस के साथ हमारे जो संबंध है बहुत लंबे हैं। तो ये उसके पार्ट हो गए। तो विक्रांत, आईएनएस विक्रांत वहां पर तैनात था। उसने पाकिस्तानी हवाई अड्डे पूर्वी पाकिस्तान में, बंदरगाह और जहाज तबाह किए। 48 पाकिस्तानी मर्चेंट जहाज डुबोए गए इस वॉर के अंदर 1971। ये हमारी नौसेना का कमाल है, देखिएगा। 12 गनबोट डुबोई गई और कई पेट्रोल क्राफ्ट डुबो दिए गए या उनको नुकसान पहुंचा के इस लायक कर दिया गया कि वो वार करने की हालत में नहीं थे। तो हमने पूरी तरह से जो ईस्टर्न सी था वहां पर बंगाल की खाड़ी में, उसको हमने डोमिनेट कर लिया, और उसकी वजह बना आईएनएस विक्रांत। अब यहां से बात आती है कि भाई ये क्या आईएनएस विक्रांत हुई है? नहीं जी नहीं, ये अलग है, वो अलग है। जो मौजूदा आईएनएस विक्रांत है ये पूरी तरह स्वदेशी निर्मित है, और इसको 2022 में नौसेना को दिया गया था। उससे पहले वाला आईएनएस विक्रांत वो डीकमीशन हो चुका है। वो आईएनएस विक्रांत अलग था, लेकिन नाम, क्योंकि वो रुतबा आईएनएस विक्रांत का इतना बड़ा है, तो इसलिए ये दोनों अभी उसी का नाम हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है जी। और 3-4 दिसंबर की रात को पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को विशाखापट्टनम के पास डुबो दिया गया, और ये काम आईएनएस राजपूत ने किया था, जैसे हमने कहा था, और जिसमें गाजी में जो 92 लोग सवार थे, सबके सब मारे गए थे। पश्चिमी मोर्चे की बात अगर हम करें, तो वहां पे भारतीय नौसेना ने बड़ी एग्रेसिव रणनीति अपनाई थी, और उसके बारे में हम पहले भी एपिसोड्स में बता चुके हैं। और पाकिस्तान के हमला करने से पहले ही हमने अटैक कर दिया था, और अटैक ऐसा किया था कि कराची के अंदर जो उनके पोर्ट था, कराची पोर्ट, वहां पे जो टैंकर्स मौजूद थे, जो उनका ऑयल का स्टॉक मौजूद था, सब उड़ा दिया। कितने ही दिन वहां पर आग लगी रही कराची पोर्ट पर यार, कितने ही दिन आग लगी रही। और ऐसा नहीं था कि हम पूरी फौज के साथ वहां पहुंचे थे। हमारे जांबाजों ने गिनती के जो फ्रिगेट्स हैं और जहाज हैं उनके साथ में, मतलब एग्रेशन के साथ में तेज चलने वाले, और हमने जाके अटैक कर दिया था। अब पाकिस्तान रोक नहीं पाया था। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया, मतलब पाकिस्तान टेक्निकली अगर नौसेना की बात करें, हम पाकिस्तान के मुकाबले कहें तो पाकिस्तान के एक सैनिक के मुकाबले 10 नौसैनिक हमारे पास थे। हम सी में पूरी तरह डोमिनेट कर रहे थे, और नौसेना ने इस डोमिनेशन में पूरी भूमिका निभाई। एक तो मैन पावर या इक्विपमेंट के हिसाब से भी आप कह लो, और दूसरा उस जिगरे के हिसाब से कह लो जो हमें वेस्टर्न फ्रंट पे नजर आया था। जब हमने कराची पे, वहां पर भी उसके जो एग्रेशन की जो कोशिश हो सकती थी, उसके जहाज हमला कर सकते थे, चीजें हो सकती थी, उस सबको तबाह कर दिया गया। वहाँ पर पीएनएस शाहजहाँ था, और उसको बर्बाद कर दिया गया। तेल टैंकरों में आग लगा दी गई। स्टिक्स मिसाइल उस समय हुआ करती थी, और वहाँ पर पीएनएस खैबर था, माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज था, जहाज एमवी वीनस चैलेंजर था, ये सब थे, सबको डुबो दिया गया। मतलब पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को पूरी तरह बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय नौसेना थी। और इसीलिए जब बॉर्डर 2 की टीम वहां पहुंचती है तो सवाल उठाने वाले उठाते रहते हैं, लेकिन ये बताता है कि किस तरह बॉर्डर 2 की टीम ने नौसेना को सैल्यूट किया है। और ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक मैसेज की तरह है। ऑपरेशन पाइथन चला था, ऑपरेशन ट्राइडेंट चला था। ट्राइडेंट में हमने बताया 3 जहाज हमारे गए थे और कराची को धो के रख दिया था, जला के रख दिया था कहना चाहिए, मतलब पाकिस्तान की लंका में आग लगा दी थी ट्राइडेंट ऑपरेशन में। उसकी झलक आपको इस फिल्म में भी दिखाई देगी, ध्यान रखिएगा, उसी की झलक दिखाई दे। फिर 9 तारीख को ऑपरेशन पाइथन चला था, जिसमें हमने कराची में फिर से हमला किया था, कई जहाज डुबो दिए थे, फिर तेल के टैंकर जला दिए गए थे। तो पाकिस्तान घुटने पे आया। उसकी एक वजह आर्मी थी, जो आर्मी ऑपरेशंस कर रही थी, लेकिन उसके ब्लॉकेड में बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारी नौसेना और हमारी वायुसेना का, आमतौर पर जब फिल्में आती हैं तो उसमें ये रोल कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। कई फिल्में बीच में आई हैं, ऐसा नहीं है कि जिसमें बिल्कुल नहीं आई, लेकिन कई फिल्मों के अंदर रोल उतना उभर के सामने नहीं आता। इस बार बॉर्डर 2 के अंदर इस पूरे वॉर थिएटर को पेश किया गया है, और
पाकिस्तान की एकमात्र सफलता जिसको आप कह सकते हैं, पीएनएस हंगोर था और जिसने आईएनएस खोखरी को 9 तारीख को डुबो दिया था। वो पाकिस्तान की पनडुब्बी थी और हमारा जहाज़ था, उसमें वो अटैक करने में कामयाब रहे थे। इसमें हमारे 192 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 194 इंडियंस जो हमारे सोल्जर्स थे वो मारे गए थे। और ये एकमात्र उनकी कामयाबी थी जिसको उनकी किताबों में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान जितने मर्जी दावा कर ले, पाकिस्तान के जो समर्थक विदेश में बैठे हुए हैं या जो भारतीय विदेश में बैठ के दावे करते हैं कि हार हार जीत जीत, कि भारत जीता नहीं, भारत जीता नहीं, भैया इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जिस देश के 2 टुकड़े हुए, अगर वो आके ये कह रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए, तो इससे बड़े मतलब क्या ही कहें इस बात को। मतलब वो तो आदमी, वो तो देश अपने मुंह पे तमाचे मारने लायक भी नहीं है, इतना शर्म में डूबा हुआ है कि सच भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जिसके 93,000 सोल्जर्स ने समर्पण किया ऑन कैमरा, ऑन फोटो, ऑन रिकॉर्ड, उससे बड़ी शर्मनाक चीज किसी देश के लिए क्या हो सकती है। लेकिन ठीक है भाई, कुछ हैं जो जिनको ये बात लगती है कि भाई जीते नहीं, जीते नहीं, जीत होती क्या है, फिर उनसे सवाल पूछना चाहिए। नौसेना का रोल, इतना बड़ा रोल, और डेफिनेटली अब हम उम्मीद कर रहे हैं बॉर्डर 2 में आपको ये रोल दिखाई दे। और ये आसान नहीं है, मतलब इस इतनी बड़ी फिल्म को बनाना, ये सब चीज़ें। अगर आप पूरी वॉर के सिनेरियो देखेंगे, मतलब टेक्निकली शायद हमसे 10 गुना ज़्यादा लोग पाकिस्तान के मारे गए थे, नौसैनिक, या जो हमने अटैक किए थे। तो ये पूरा रोल भारतीय सेना का तो हम याद रखते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि नौसेना का भी उतना ही बड़ा रोल था, और जो बॉर्डर 2 में दिखाया जाएगा। वायुसेना का भी रोल था, जिसको इस समय दिलजीत दोसांझ दिखा रहे हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट वाला, वो रोल भी आपको इसके अंदर, वो सीन भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो आपको ये वॉर की बड़ी पिक्चर दिखाई देने वाली है बॉर्डर 2 के अंदर। और उम्मीद करते हैं कि, मतलब मुझे मालूम है कि ये फिल्म ऐसी है कि जिसको, मतलब जिसका पैमाना, जिसका बड़ा है, जिसका बेस बहुत बड़ा है, तो हाँ, इसको और टाइम मिल सकता था एडिटिंग के लिए या और ज़्यादा, लेकिन ठीक है, बन के आ रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि छोटी-मोटी कमियाँ होंगी, हम उसको माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस पिक्चर जो पूरी है, वो ऑथेंटिकेटेड फैक्ट्स पर पूरी उस जज़्बात के साथ, देशभक्ति के साथ, जज़्बात के साथ बनाई गई है। तो छोटी-मोटी गलतियाँ इस फ़िल्म को रोक नहीं पाएँगी, डेफ़िनेटली रोक नहीं पाएँगी, क्योंकि ये पूरे देश के जज़्बे को सामने ला रहा है। ठीक है जी। कभी वायुसेना वाला एपिसोड फिर कभी करेंगे, अभी तो नौसेना वाला करते हैं, क्योंकि नौसेना वाला अभी चर्चा में था। बाकी आपको एपिसोड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।